एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड सभी बच्चा लोग बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। उम्मीदें यही हैं सभी से कि बच्चा लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि अब बोर्ड एग्ज़ाम बहुत करीब है। और आपकी क्लासेस आज आई होप उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। अगर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है तो कल की नेक्स्ट क्लास में आपको इसके सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, सारे सवाल आपके यहाँ पे करा दिए जाएंगे और उनके जवाब भी आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सभी बच्चा पार्टी को क्या करना है, सबसे पहले आपको तो अपना काम करना है कि चैनल को शेयर कर देना है एक बार, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, ठीक है। क्योंकि बच्चे लोग आपके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे जाएगा, और इस चैनल को आप जितना आगे लेके जाओगे इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि आगे की आपकी तैयारी, मैं बता रहा हूँ आपको, इस लेवल पर कोई ऑफलाइन में भी नहीं देगा। जिस लेवल पर हम आपको ऑनलाइन में कंटेंट दे रहे हैं या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, उस लेवल पर ऑनलाइन में नहीं कोई देगा। इस बात का चैलेंज है हमारा आप सभी को। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन, यानी सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखनी है कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या क्या बातें होंगी। क्योंकि हमने कल की क्लास में दो टाइप की रिएक्शन कर ली थी, उनमें दो टाइप में हमने देखा था कि आखिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होती है, और उसके बाद हमने एक देखा था कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के केस में भी, ठीक है, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट देंगे कि हीट रिलीज होगी। और उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी देखे थे कि भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो हीट रिलीज होगी कि हीट ऑब्जर्व होगी। अगर हीट ऑब्जर्व होगी तो यहाँ पे मैंने बोला था कि भाई जहाँ हीट ऑब्जर्व होगी, सिंपल सी बात है कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, और जहाँ पर हीट रिलीज होगी वहाँ पर क्या होगी, वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या बातें क्लियर हैं? ये बातें आपको बता दी गई थी, तो आपको ये बात आपको कल की क्लास में देख लेना है। मैंने आपको एक बार रिकैप करा दिया कि आपको क्या क्या बातें अभी तक करा दी गई हैं। तो आज हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये है कि जैसे सपोज करो कोई कंपाउंड ए है और कोई कंपाउंड बी है, ठीक है, और वहाँ हमें मिल रहा है C+D, ठीक। तो यहाँ पे होने वाला क्या है, यहाँ पर ये होने वाला है कि ए का कोई एलिमेंट बी के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर ले जाएगा, और बी का कोई एलिमेंट ए के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर ले जाएंगे। अब देखो कौन सा एलिमेंट किसे डिस्प्लेस करेगा, ये बात जानने की जरूरत है। तो आपको यहाँ पर देखनी होगी रिएक्टिविटी। क्या देखनी होगी? रिएक्टिविटी। अब देखो रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी का मतलब सिंपल सा इतना होता है कि आखिर कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है, या किसी से ज़्यादा रिएक्टिव है या किसी से कम रिएक्टिव है। तो हमेशा जिसकी रिएक्टिविटी पावर, जिसकी रिएक्शनरी पावर, जिसकी रिएक्शन करने की पावर, जिसमें चार्जेस की पावर ज़्यादा होगी, वो क्या करेगा, वो मोर रिएक्टिव होगा। तो वो अपने से लेस रिएक्टिव वाले एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है कि आप जो भी बेसिस पे आंसर लिखोगे, जिस भी बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, वो वहाँ पर बोलेगा कि आप इस बात को एक्सप्लेन करें, आप इस बात को जस्टिफाई करें, आप इस बात को एनालाइज करें, आप इस बात की स्टेटमेंट दें कि आखिर ये सारी बातें कैसे हुई हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.9 है, आपकी 1.8 तक की सारी एक्टिविटी करा दी गई हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आप एक्टिविटी पढ़ने से ज़्यादा डायग्राम पे फोकस किया करो। ये हमने कल की क्लास में भी बोला, परसों की क्लास में भी बोला, और पहले की क्लासेस में भी हम बोलते रहे हैं। तो आप डायग्राम पे ज़्यादा फोकस किया करो। अब देखो इस डायग्राम पे क्या किया गया है, यहाँ पर एक प्रैक्टिकल का डेमोन्स्ट्रेशन डायग्राम दिया गया है कि आपके पास ये एक स्टैंड है, ठीक है। इस स्टैंड में क्या किया गया है, इस स्टैंड में एक टेस्ट ट्यूब को बांध दिया गया है, होल्ड कर दिया गया है, ठीक है। आप ये देखोगे यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब होल्ड है। अब देखो यहाँ पे सेकेंड बात क्या की गई है, यहाँ पर एक थ्रेड की हेल्प से, एक थ्रेड की हेल्प से दो नेल, आप बोलेंगे कि ये आयरन नेल इसमें डाल दिया गया है, ठीक है भाई।
अब ये आयरन नील आप देख पा रहे होंगे कि ये किसी न किसी सॉल्यूशन में, अभी मैं सॉल्यूशन का नाम नहीं ले रहा, बट ये किसी सॉल्यूशन में डिप है, ठीक है। अब वो सॉल्यूशन किसका है? वो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। किसका है? कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ पर पूरी एक्टिविटी में यहाँ से यहाँ तक आप रीड मारोगे तो आपको ये बात बोलेगा कि भाई मेरे बच्चा लोग, बच्चा पार्टी, एक बात ये बताओ कि इस डेमोन्स्ट्रेशन में आपने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। क्या पूछेगा आपसे कि आपने इस डेमोन्स्ट्रेशन डायग्राम पर आपने ऑब्जर्व क्या किया है। तो सिंपल सी बात ये है कि आपको क्या करना है, आपको ये एक्टिविटी पढ़नी है कि क्या कह रहा है। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। कह रहा है कि एक सैंड पेपर की हेल्प से 3 आप आयरन नेल को क्या कर दो, आप उन्हें रब कर दो, साफ कर दो, ठीक है। फिर कह रहा है कि आपको टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, मार्क्ड एज अ ए एंड एज अ बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए वाला देखा है, अभी बी वाला देखेंगे अगर डायग्राम में दे रखा होगा आगे तो, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि आपको 10 ml का एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। हमने भाई ले रखा है, ये डेमोन्स्ट्रेशन डायग्राम पे शो कर रहा है। अब देखो क्या करना है कि इस टाई टू आयरन नेल्स को विद अ थ्रेड की हेल्प से इमर्ज कर देना है, देम केयरफुली इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कुल मिलाकर के एक टेस्ट ट्यूब बी में आपको क्या करना है, आप ये यहाँ पे देखो, इस कॉपर नेल को क्या करना है, डिप कर देना है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी एक डेमोन्स्ट्रेशन डायग्राम दिया हुआ है कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन हो क्या रही है, ठीक। आगे क्या कहता है आपकी एक्टिविटी में, आगे कह रहा है कि आफ्टर 20 मिनट, आप 20 मिनट के बाद देखो उसे, टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कह रहा है कि 20 मिनट के बाद कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से ये जो आपकी नेल्स, आयरन नेल्स इमर्ज की गई हैं, उन्हें बाहर निकालो। क्या करो? बाहर निकालो। और कह रहा है कंपेयर करो, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन in the test tube A and B. Also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution with the one kept aside. अब आपको यहाँ पे दो बातों की बातें बतानी है। क्या? पहला सवाल यहाँ पे ये कह रहा है एक्टिविटी के अंदर कि आपने जो 3 नेल्स ली हैं, कितनी नेल की बात की है उसने? 3 आयरन नेल, ठीक है। आयरन नेल्स ली हैं आपने 3, उसमें कह रहा है कि आपने एक को डुबो दिया है या 2 को इमर्ज कर दिया है, ठीक है। बट आपने 2 को मान लो इमर्ज कर दिया है, ये रही आपकी, और आपने एक को बाहर रखा है। क्या किया है? बाहर रखा है। तो अब कह रहा है कि जब आप आफ्टर 20 मिनट के बाद इस नेल को निकालोगे तो आप क्या करो, इस नेल का और जो बाहर रखी हुई नेल है, अगर मान लो ये कोई एक बाहर रखी हुई नेल है, तो कह रहा है कि इस नेल का क्या करो, कंपेयर करो कि भाई कलर में क्या कंपेयर आ रहा है, या उसके कंपोजिशन में क्या कंपेयर आ रहा है, या अदर आप क्या क्या बातें ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आप क्या करो कि आपने जब कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया था इनिशियली, कब? इनिशियली शुरुआती दौर में, उसे एक साइड रखो थोड़ा सा, और आप जब डिप कर देते हो उसके बाद जब आयरन नेल को आपने निकाला है उसके बाद का, यानी आफ्टर द रिएक्शन के बाद का क्या करो, कंपेयर करो, तो आपका होगा क्या। देख भाई मेरे, सिंपल से सभी बच्चा लोगों को इतनी बात याद रखनी है इस एक्टिविटी के अंदर कि आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखानी है। कैसे? गौर से देखो, यहाँ पे आयरन क्या है, Fe हो गया, ठीक है, और यहाँ पर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे बात क्या हुई है, यहाँ पे आयरन ने सल्फेट ग्रुप को रिप्लेस कर दिया, यानी डिस्प्लेस कर ले गया, किससे? कॉपर सल्फेट से। तो यहाँ पर क्या बना? आयरन सल्फेट बना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब रिएक्शन से, यानी कि जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है वहां पे आयरन सल्फेट बनने वाला है। क्या बनेगा? आयरन सल्फेट बनेगा। तो बात समझ में आ रही है। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कॉपर के कंपेयर में आयरन मान लो मोर रिएक्टिव है। अब ये मोर रिएक्टिव है तो इसने क्या किया, इसने कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, यानी कि उससे अलग करके उसने सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या कर लिया, आयरन सल्फेट बना लिया। क्लियर हो गई ये बात? तो आपको केवल इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। अब देखो,
अगर अदर एग्जाम्पल लें कि अगर मान लो हमने जो है अब जो नेल्स हैं हमने जिंक की ले ली है या फिर हमने लेड की ले ली है, तो जब हम जिंक की लेंगे तो जिंक क्या करेगा, जिंक भी कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर कॉपर क्लोराइड है, अब कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में क्या किया गया है, लेड को डिप कर दिया गया मान लो, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो लेड है वो किसे डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या बनेगा, लेड क्लोराइड का सॉल्यूशन बनेगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। तो जिंक एंड लेड आर द मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, तो दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। तो आपको आई होप कि ये बात क्लियर होगी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में करना क्या है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे बात इतनी है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देंगे। अब देखो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स या लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये हमने पहले ही क्लास में बता दिया था। आप उस सीरीज को पूरा फॉलो करें, ठीक है। आप लेक्चर 1 से देखें, क्लास 1 से देखें और क्लास 1 से आप फॉलो करते चले आइए। जिस भी सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाए आप उस प्लेलिस्ट को छोड़ना मत, आप फॉलो करते चले आइए। आपको एक एक क्लास आपको कराई जाएगी, एक एक टॉपिक कराए जाएंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये बात हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, और डिस्प्लेसमेंट में किसकी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या होता है भाई, अब ये सिंगल डबल का क्या रोना आ गया सर। चलो देखो बताते हैं सिंगल डबल का रोना क्या है। अब अगर आप देखोगे, आप इस रिएक्शन में गौर से देखो, किस रिएक्शन में, जिंक एंड कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जिंक ही किसे रिप्लेस कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को, यानी कि एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। कितने, एक ही डिस्प्लेस हो रहा है, तो इस वजह से इसे बोलेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या दोनों बातें क्लियर हो गई। अब देखो, अब बात आती है कि भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। अब फिर से एक एक्टिविटी दी गई है 1.10। अब इस रिएक्टिविटी में क्या कह रहा है, इस रिएक्शन में क्या कह रहा है, इस एक्टिविटी के अंदर कहा गया है कि भाई साहब आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब है। अब देखो, अब 2 टेस्ट ट्यूब है, तो उसने कहा है कि इस टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट है, यानी कि NaSO4 है, ठीक है। क्या है, Na2SO4 है, यानी कि सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है। और बाद में बोला गया है कि एक ये टेस्ट ट्यूब है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब है, जिसमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है, बेरियम क्लोराइड का। अब बात को गौर से समझना, क्या बात हो रही है। तो कह रहा है कि यहाँ पर टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो कह रहा है मिक्स द 2 सॉल्यूशन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आखिर आप जब इन्हें मिक्स करोगे, आप देख रहे हो कि इस टेस्ट ट्यूब से हम क्या कर रहे हैं, सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, यानी कि ये सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। जब ये मिक्स हो जाएगा तो रिएक्शन क्या होने वाली है, इस बात को यहाँ पे समझना है। अब देखो बात को गौर से समझना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सोडियम सल्फेट है Na2SO4 और यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है। अब एक बात गौर से देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर सोडियम किसे रिप्लेस कर ले गया, क्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस करके ले गया, यानी कि बेरियम डिस्प्लेस हो गया किससे, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बेरियम ने किसे डिस्प्लेस कर दिया, सोडियम को, किससे, सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। तो यहाँ पर 2 बातें हो रही हैं, सोडियम भी डिस्प्लेस कर रहा है, बेरियम भी डिस्प्लेस कर रहा है, यानी कि दोनों के कंपाउंड से 1 एलिमेंट या 1 ग्रुप क्या हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं। सोडियम सल्फेट से सल्फेट डिस्प्लेस हो रहा है और बेरियम क्लोराइड से क्लोरीन डिस्प्लेस हो रहा है। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है, तभी आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख पाओगे एग्जाम में। क्लियर है ये बात। तो यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस, वाइट सब्सटेंस
which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as a precipitate. क्या बनेगा भाई, एक precipitate बनेगा. Any reaction that produce a precipitate can be called a precipitation reaction. यानी कि जहां पर भी एक व्हाइट कलर का आप देखोगे, ये यहाँ पर एक व्हाइट कलर का मैटर या व्हाइट कलर का सब्सटेंस क्या हो रहा है, इस टेस्ट ट्यूब में जमा हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रेसिपिटेट. क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट. ठीक है, और ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. क्या बात क्लियर हो गई है, क्या बात क्लियर हो गई है आप सभी को. चलो, तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि भाई साहब यहाँ पे हो क्या रहा है, द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सल्फेट एंड बेरियम. ठीक है, द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन. सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. यानी कि जहां पर दो आयंस का या दो कंपाउंड से वन एलिमेंट या ग्रुप का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वहां पे आपको क्या होगा, वहां पे आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी. क्लियर हो गई बात. चलिए आगे बात करते हैं. तो आगे आपकी एक यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, कह रहा है कि रिकॉल करो कि हमने 1.2 की एक एक्टिविटी की थी. हमने शायद पहली ही क्लास में 1.2 की एक्टिविटी करा दी है, तो आप पहली क्लास को देख लेंगे तो आपको वहाँ पे 1.2 की एक्टिविटी समझ में आ जाएगी कि वहाँ पर क्या क्या बातें हो रही हैं. ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है 1.11 और इसमें हमें समझना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को. अब देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का मतलब क्या होता है. ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि सिंपल सी बात है, इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज होगा. ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा. ठीक है, तो हाइड्रोजन डिक्रीज होगा, हाइड्रोजन डिक्रीज होगा. तो जहां पर ऑक्सीजन इंक्रीज हो, हाइड्रोजन डिक्रीज हो, या तो ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही हो तो भी बोल दो ऑक्सीडेशन है, या हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा हो तब भी बोल दो क्या है, ऑक्सीडेशन ही होगी. क्लियर है ये बात, दोनों बातें क्लियर हो गई. रिडक्शन में क्या हुआ, रिडक्शन में जस्ट अपोजिट होता है. जस्ट अपोजिट इन द सेंस, या तो हाइड्रोजन इंक्रीज हो रही हो, क्या हो रहा हो, हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा हो, या ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा हो. क्या बात क्लियर है, या तो हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहा हो या तो ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा हो, तो वहां पर क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी. तो आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पर जब भी आपसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की डिफिनेशन पूछता है तो आप अपनी लैंग्वेज में सीधे लिख दो, विच टाइप ऑफ रिएक्शन वेयर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल इंक्रीज, देन यू कैन से दिस विल बी द ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, एंड सिंपल सी बात है, यही सेम बात आपको कहाँ लिखनी है, रिडक्शन के केस में, बट वहां पे लिखना है कि हाइड्रोजन इंक्रीज होगा, हाइड्रोजन विल इंक्रीज एंड ऑक्सीजन विल डिक्रीज. तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इज नोन एज रिडक्शन. ठीक है, बात समझ में आ रही है, या इज कॉल्ड रिडक्शन. तो अभी यहाँ पे एक्टिविटी में क्या कह रहा है कि एक हीट है चाइना डिश. ठीक है भाई, कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर. कह रहा है कि एक 1 ग्राम के कॉपर पाउडर को लिया गया है, जैसे एक चाइना डिश में क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है. कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आखिर कह रहा है कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे. तो हम भाई ऑब्जर्व करने से पहले आपको एक चीज दिखा देते हैं. आप यहाँ पे देखो, इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन डायग्राम को देखो. ये डेमोन्स्ट्रेशन डायग्राम क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये एक कॉपर डिश है जिसमें कॉपर पाउडर को कंटेन किया गया है, यानी कि रखा गया है. ये जो पाउडर दिख रहा है ये कॉपर पाउडर है. ठीक है, यहाँ पर एक फायर जो गेज है, ठीक है, जिसे गर्म करने के लिए हेल्प के लिए रखा गया है कि भाई आप रखोगे किस पे, चाइना डिश को. ठीक है, तो उसके बाद ट्राइपॉड स्टैंड है, ये आपको याद ही रखना होता है. बर्नर है, बर्नर होगा, तो ये भी आपको याद रखना है. गर्म करना तो भाई बर्नर चाहिए, गर्म करना है तो क्या चाहिए, बर्नर चाहिए. अब देखो, जब कॉपर को गर्म करते हो ना, तो कॉपर क्या करता है, जो भी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो भी इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी भाई, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना. अब जो भी ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं. अब कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो सिंपल सी बात क्या है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा.
यानी यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। तो आप यही बोलोगे कि हमने पूरे डिमॉन्स्ट्रेशन में या हमने पूरी एक्टिविटी में इस बात को ऑब्जर्व किया है कि जब भी कभी कॉपर को हम लोग चाइना डिश की हेल्प से या लैंप की हेल्प से या स्प्रिट लैंप की हेल्प से या बर्नर की हेल्प से गर्म करते हैं तो वहां पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की प्रोसेस होती है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन की प्रोसेस होने की वजह से वहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन होकर के वो कॉपर ऑक्साइड को फॉर्म कर लेता है। कॉपर ऑक्साइड को क्या कर लेता है? फॉर्म कर लेता है। क्या बात क्लियर हो गई? क्या बात क्लियर हो गई? अब देखो, अब अगर इसी कॉपर ऑक्साइड को फिर से हीट किया जाए, ठीक है, क्या किया जाए? कॉपर ऑक्साइड को फिर से हीट किया जाए, बर्न किया जाए, तो ये क्या होगा? ये टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन। ये एज अ ब्राउन कलर में फिर से क्या हो जाएगा? टर्न हो जाएगा। क्यों? क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ मिलकर के रिएक्शन हो रहा है, और यहाँ से हाइड्रोजन क्या कर रहा है? कॉपर को रिप्लेस कर दे रहा है। किससे रिप्लेस किए दे रहा है? उसके कंपाउंड से, यानी कॉपर ऑक्साइड से। बात समझ में आ रही है? किससे रिप्लेस कर रहा है? कॉपर ऑक्साइड से। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा कॉपर और वाटर। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है। क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। ठीक है, तो आपको यही बात यहाँ पे लिखी गई है, आपको यही बात समझाने की कोशिश की गई है कि इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर किसी भी रिएक्शन के ड्यूरिंग ऑक्सीजन गेन होती है तो इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। आपको ये क्या कहलाएगी? ऑक्सीडाइज कहलाएगी। इफ अ सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो सिंपल सी बात है, इट इज सेड टू बी द रिड्यूस्ड। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन, दिस रिएक्शन जो है 1.29, the copper second oxide is losing oxygen and the being reduced। ठीक है, the hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized। तो in the other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction। तो आपको यही बात याद रखनी है कि एक एलिमेंट क्या हो रहा है? एक रिड्यूस कर रहा है, और एक क्या हो रहा है? एक ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है। तो ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये एलिमेंट क्या हो रहा है? ये एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ इसके साथ ऑक्सीजन का कोई भी अमाउंट नहीं था, ऑक्सीजन का कोई भी एलिमेंट नहीं था, बट यहाँ पर ऑक्सीजन का एलिमेंट इसके साथ आया, यानी कि यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, गेन हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर कॉपर सेकेंड सल्फेट में आपके पास क्या था? आपके पास ऑक्सीजन था, बट यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यानी इस रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या हो गई है? डिस्प्लेस हो गई है। क्या हो गई है? डिस्प्लेस हो गई है। तो आप कहोगे कि भाई कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को क्या कर दिया है? लूज कर दिया है, यानी कि खो दिया है। ठीक है, या रिड्यूस कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगी? रिडक्शन रिएक्शन होगी। क्या होगी? रिडक्शन रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होती है। तो सिंपल सी बात है, कार्बन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पर जिंक का क्या होगा? रिडक्शन होगा। सेम केस यहाँ देखो, यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो आपका मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड की रिएक्शन उसने किससे कराई? HCl से, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो यहाँ पे क्या बना? यहाँ पे MnCl2 बना, यानी मैग्नीज क्लोराइड बना, और वाटर बना, और क्लोरीन गैस क्या हो गई? रिलीज हो गई। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? सिंपल सी बात आप ये बोलोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि मैग्नीज का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। मैग्नीज का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है। तो मैग्नीज का यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन होगा, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। क्लियर हो गई दोनों बातें? अब जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन होती हैं उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। जहाँ पर दोनों रिएक्शन एक साथ होती नजर आएंगी तो आप उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलोगे। क्या बोलोगे? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बात क्लियर है? तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, यही बात यहाँ पे डिस्क्राइब है, तो आप एक बार रीड कर लीजिएगा। अब ये कह रहा है कि भाई एक बार फिर से 1.1 एक्टिविटी को रिकॉल कर लो, तो आप वहाँ पे रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है, कि मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया था, और वहाँ पे जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था एज अ वाइट सब्सटेंस के फॉर्म में चाइना डिश के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान देनी है। अब देखो,
हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ? क्या आपके एवरीडे लाइफ में कहीं पर आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि वहां पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही हो? तो बिल्कुल ऑब्जर्व किया है भाई साहब। क्रोजन, देखो क्रोजन क्या है, सिंपल सी बात है। एक बार मेरे को ये बताओ यार, हम आयरन लाते हैं, क्या लाते हैं? आयरन लाते हैं। हम आयरन लेके आए और आयरन को मान लो कहीं पे हमने डाल दिया, क्या किया हमने? डाल दिया। अब आयरन को डाल दिया तो आयरन में क्या होता है, जंग लगना चालू हो जाता है, जंग लगना चालू हो जाता है। क्यों? मान लो बारिश हुई तो यहाँ पे H2O क्या करता है, रिएक्ट कर रहा है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड बनना चालू हो जाता है, Fe2O3 बनना चालू हो जाता है। तो ये क्या है भाई, सिंपल सी बात है। यहाँ पर क्रोजन का आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि हाँ एवरीडे लाइफ में हमने क्रोजन को लगते देखा है, क्योंकि यहाँ पे क्रोजन से रस्टिंग चालू होती है। और रस्ट का फार्मूला क्या होता है, देखो रस्ट का फार्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O इंटू XH2O, वेयर एक्स क्या है, वेयर एक्स क्या है भाई, एक्स होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। यानी आयरन के साथ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ने रिएक्शन किया है, आखिर रिएक्ट किया है, ये आपको यहाँ पे बताता है रस्टिंग या क्रोजन। बात समझ में आ रही है? तो आपको क्रोजन का एग्जांपल याद रखना है कि भाई सब मेटल्स में क्रोजन लग जाता है। सेकेंड एग्जांपल आपको याद रखना है रैंसिडिटी। देखो रैंसिडिटी का मतलब क्या होता है, रैंसिडिटी का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा कि भाई साहब जो हम लोग खाना वगैरह घर में बनाते हैं तो हमने देखा है कि खाने में कभी कभी व्हाइट कलर का एक लेयर आ जाती है, व्हाइट कलर, ब्राउनिश कलर, ब्रेड वगैरह में ब्राउनिश कलर आ जाती है ना। तो वहां पर क्या होता है, वहां पे जो भी फूड है ना, वो फूड क्या होता है, अब देखो फूड क्या होता है, फूड आया एनवायरनमेंट के टच में। एनवायरनमेंट में क्या है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है तो सिंपल सी बात है हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो गया, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो गया, यानी कि वाटर वेपर में दोनों बातें प्रेजेंट हो गई। अब देखो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये इससे रिएक्ट करता है। अब जब रिएक्ट करता है तो हमें वहां पे कहीं ब्राउनिश कलर की लेयर दिखेगी, कहीं पर हमें व्हाइट कलर की लेयर दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है फूड में क्या होता है, बोलते हैं फंगस लग गया, क्या बोलते हैं, फंगस लग गया। अचार में देखा होगा घर में बहुत सारे लोगों ने। तो सिंपल सी बात है, जब कभी भी कोई भी खाने वाली चीजें या कोई भी ऐसी चीजें जिन्हें हम लोग डेली यूज में एज अ फूड प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। फूड का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। कभी आपने देखा होगा घरों में कि रोटियां हैं, ब्रेड है या रोटी है, तो आपने रोटी को देखा होगा कि भाई रोटी रखी रहती है तो उसमें व्हाइट कलर की लेयर चढ़ना चालू हो जाती है। अब हम बोलते हैं कि इसमें फंगस लग गया, तो ठीक है, वो फंगस जो होता है ना, वो रैंसिडिटी की वजह से ही लगता है, क्योंकि उसमें जो रोटी है, उसका जो रोटी का कंटेंट है, जो रोटी जिससे बनी है, सपोज कर लो जिससे भी बनी है, उसका एनवायरनमेंट के टच में आने पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है? तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं कि भाई साहब जब भी आपसे कभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछे कि क्या आपने कभी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन को ऑब्जर्व किया है, तो आप तुरंत बोलो हाँ सर हमने ऑब्जर्व किया है। कहाँ कहाँ ऑब्जर्व किया है, एक तो हमने क्रोजन की प्रोसेस में ऑब्जर्व किया है, ठीक है, हमने क्रोजन की प्रोसेस में ऑब्जर्व किया, और दूसरा रैंसिडिटी में ऑब्जर्व किया है। कहाँ, रैंसिडिटी में। क्लियर है ये बात? तो आपको ये बात याद रखनी है। आप ये सारी चीज़ें रीड कर लीजिएगा, रीड करने वाली चीज़ें हैं। चलिए, तो अब हम कल की क्लास में जो देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे सारे क्वेश्चन, जितने आपके क्वेश्चन अभी तक आए हैं सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे आपके। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक, आपको अपना काम करना है, हम अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। शेयर करना मत भूलना। क्लासेस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक किया करें, वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।